तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए हमने पिछले क्लासेस में N+L नियम पढ़ा था। उससे भी बेहतर जो नियम था उसको समझने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए जो वैज्ञानिक आए थे वो थे हंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में हुंस भी कह देते हैं, बट ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका हंट्स रूल है। हंट्स रूल ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आप लोग ऐसे करते हो, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स आपस में बराबर नहीं होंगी। यदि हम ऊपर वाले एरो का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ लेते हैं, प्लस हाफ, तो उसके अपोजिट वाले का जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा ये क्या होगा, माइनस हाफ होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे एरो से दिखाएंगे, ना कि इसको इलेक्ट्रॉन लिख करके दिखाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से एरो से दिखाएंगे। तो पिछले क्लासेस में आपने N+L रूल में पढ़ा था कि 1s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ऐसे ही सब में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2, इसके पास 6 और इसके पास 5 दूनी 10। ऐसे करते करते हम f में भी चलेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 10, 10, 10, 6, 2, 2, 2, 6, 6, 6, सॉरी 6 नहीं 2 और यहाँ पर 6। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को आप भरेंगे, किंतु यहाँ समस्या एक ये थी कि हम इलेक्ट्रॉनों को भरने का शुरुआत तो कर रहे थे, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने में, ऑर्बिटल्स को भरने में दिक्कत आई। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये कितना होता है, 1। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, 1s1। तो आपको इस प्रकार से भर लेना है इसको, ये हो गया 1s1। सेम ऐसे यदि हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए क्या होगा, ये परमाणु क्रमांक कितना, 2। तो कैसे भरेंगे, 1s2। तो इस प्रकार से भर लेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम लिथियम की ओर चलते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो ये क्या होगा, 1s2 और 2s1, यानी कि 1s का पूरा ऑर्बिटल भरेगा और 2s का हाफ ऑर्बिटल। तो 1s का 2 और 2s का 1, कुछ इस प्रकार से आप भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम में चलते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये कितना है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1s2 और ये 2s2। तो 1s2 और 2s2 में क्या होगा, ये 1s2 और ये हो गया हमारा कुल मिलाकर के 2s2, यानी कि 1s को भी पूरा भर लिए, 2s को भी पूरा भर लिए। लेकिन जहां अब बात आती है कि 2p में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यदि हम कहें कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब आप इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, तो ये जो सवाल का आंसर है, ये जो व्यक्ति है हंट्स, इन्होंने अपने इस नियम से इनको समझाया कि आप ऐसे यदि इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे कि कहते हैं कि हमारे पास बेरिलियम के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, तो अपने पास आता है बोरॉन का। तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये कितना है, 5। इसको यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो 1s2, 2s2 और 2p1 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1s का 2 इलेक्ट्रॉन परफेक्ट भर लोगे, 2s का भी दोनों इलेक्ट्रॉन परफेक्ट भर लेंगे, और 2p में जो बात आएगी यहाँ पर 2px और 2py और 2pz कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो आप जानते हैं कि p के तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी क्रम होता है ये क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आप इस प्रकार से भर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को आप इस प्रकार से भर लेंगे। अब जो सवाल आता है कि हमने कहा कि सर कार्बन के पास तो परमाणु क्रमांक 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखना चाहें तो क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2, 1s2, 2s2 एंड 2p2, राइट। तो हमने 1s को भरना चाहा तो 1s कुछ इस प्रकार से भरा हमारा, ये हुआ 1s। 2s को भी हमने भरा तो ये कुछ इस प्रकार से भरा, और 2p को यदि हम भरना चाहें तो हम किस प्रकार से भरें। पाउली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। N+L नियम कहता है कि आप p में ऑर्बिटल में कहीं पर भी इसको भर सकते हैं, लेकिन हंट ने बताया कि आप जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आप इस प्रकार से नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि हम सर इसको पेयरिंग कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा और पेयरिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। समझे बात को, हमने क्या कहा, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमने कहीं यहाँ भर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हुन ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन को आगे भरेंगे, यानी कि अर्धपूरित रखेंगे। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ना भर करके यहाँ भरोगे, तो इसके बारे में जो हुंड ने, या हंट जिसको आप कहते हो, इन्होंने बहुत ही शानदार तर्क दिया। हमने p का ओरिएंटेशन निकाला और कुछ इस प्रकार से इसको बनाया। ये हमारा मान लो y एक्सिस है, ये हमारा हम लोग z एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है।
तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो एक्स एक्सिस में रहेगा उसका जो ऑर्बिटल रहेगा ये कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। y एक्सिस में हुआ तो ये ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से होंगे, z एक्सिस में कुछ इस प्रकार से होंगे। अब हमने कहा कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में है, ये मान लो कहाँ पर है, x एक्सिस पे है ना, कहाँ पर है, x एक्सिस में है। अब मान लो कि दोनों के दोनों पहले इलेक्ट्रॉन को मैंने कहाँ भर दिया, x एक्सिस में, तो x एक्सिस हमारा कौन सा है, यहाँ पर। तो हमने वो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर इसको भर दिया, ठीक है। तो अब तक मस्त सिमेट्री चल रहा था, सममिति चल रहा था। एक इलेक्ट्रॉन के आते ही इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस प्रकार से गति करते हुए कुछ इस प्रकार से क्या होगा, आएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो मैं यहाँ पर भरता हूँ ना, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल हो जाता है। हमारा जो p का ओरिएंटेशन है क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, आ चुके हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण यहाँ p का जो ओरिएंटेशन है या जो स्टेबिलिटी है ये क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो इसको रोकने के लिए हंट ने बताया कि आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी सेल में हाफ इलेक्ट्रॉन भर नहीं लेते, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं लेते। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। मतलब x में भरो चाहे y में भरो, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, तो सिमेट्री बनी रहेगी। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो हम नाइट्रोजन का कहते हैं तो 7 होगा, तो 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ। तो 7वां इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम कैसा रहेगा आपका, यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से यहाँ पर मस्त सिमेट्री बनी रहती है और स्टेबिलिटी भी बनी हुई रहती है। आप जब तक इसको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं देते थे तब तक युग्मित यानी कि पेयरिंग करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। इससे हमारा जो एनर्जी है ये स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त करेगा, ये अनस्टेबल होने लगेगा। क्या होने लग जाएगा, अनस्टेबल होने लग जाएगा, ठीक है। इस बात को हमको किसने समझाया था, हंट ने समझाया था। इसी के नियम को हम अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लिसिटी रूल कहा जाता है, ठीक है। तो इनके नियम का जो कथन था इसको हम लिखते हैं पहले, तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, तो इतने को उतारे हो तो मैं मिटा रहा हूँ। इनका जो कथन है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे कि हम जो इलेक्ट्रॉन इसके बारे में चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी था। अच्छा, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी इसलिए प्राप्त किया क्योंकि तीनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन थे। तीनों के पास क्या थे, बराबर इलेक्ट्रॉन थे। तो बराबर इलेक्ट्रॉनों के कारण मस्त स्टेबिलिटी चल रही थी इनकी। जहाँ किसी के पास इलेक्ट्रॉन आधा भरा हो या पूरा भरा हो तो वो ज़्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। वो क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। चलिए बताते हैं आगे हमने। तो इनका कहना था कि जब तक आप, चलिए पहले हमने कहा कि किसी उपकोष जिसको आप सबसेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होता है, इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होता है जब सभी कक्षक क्या हो जाए, सभी कक्षक समांतर चक्रण वाले, इस समांतर स्पिन वाले भी कह सकते हो, चक्रण भी कह सकते हो, स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से ना भर जाए। समांतर इलेक्ट्रॉन वाले स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से ना भर जाए तब तक आप युग्मित नहीं करेंगे। ये इनका नियम था, सिंपल सा नियम था इनका। जब तक सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाएगा तब तक आप युग्मित करना प्रारंभ नहीं करोगे। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, हम जैसे p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड हो और p ऑर्बिटल में फुल फिल्ड हो। क्या कहा मैंने, हाफ फिल्ड हो और फुल फिल्ड हो, यानी कि अर्धपूरित हो और पूर्ण पूरित हो, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन कंपेयर टू अदर। यानी कि आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड या फिर हम कहें फुल फील्ड, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अदर कंपेयर करो आप अन्य से, यानी कि 2p4 हो गया या 2p5 वाले से कंपेयर करोगे तो 2p3 वाला या 2p6 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो सभी कक्षक है यानी कि ओरिएंटेशन वाले हैं इनको बराबर इलेक्ट्रॉन मिला है। चाहे तो आप इनका, अच्छा यहाँ पर मैं एक ही ऑर्बिटल की चेक कर रहा हूँ ना, यानी कि जैसे कि मैं 3p का है तो 3p का चेक कर रहा हूँ, जैसे कि 3p2 और 3p3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है करके कहा जाएगा तो हम क्या कहेंगे 3p3 का। आप ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे कि सर 3p3 और 4p3 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। ऑलवेज स्टेबल एनर्जी जो इसका लो रहेगा वो रहेगा स्टेबल, लेकिन यहाँ पर हम दो वाले सेम
एनर्जी लेवल की कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि हमको कहा 3p3 और 3p5 दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल, तो 3p3 ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि वो अर्धापूरित है, सभी को बराबर इलेक्ट्रॉन मिला है, जबकि इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन कंपेयर टू अदर। अब कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमारा जो है पालन नहीं करते हैं। अब पालन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं ना, ये उनमें ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन कंपेयर टू इस नियम के अलावा, मतलब इस नियम को पालन ना करके वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदर्शित करते हैं। तो हम उन तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम दो आपको तत्व बताते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 24 का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा 1s2 2s2। ये हम पिछले क्लासेस में सिखा चुके हैं आपको कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। नहीं देखें तो जा करके कृपया उसको देख करके इस वीडियो में पहुँचेगा, ताकि ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, ऐसे ही 3s में 2 और 3p में 6, ठीक। देख चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब बारी आती है 4s की। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था हमारे हिसाब से 2, और 3d में कितना होना चाहिए था 4। 4s में कितना होना चाहिए था 2, और 4p में कितना होना चाहिए था 2, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के अनुसार हमारा इस प्रकार सा नियम बनता। 4s में कितने 2, और 3d में कितने 3 और 1 4, 4s, और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल, ठीक, क्लियर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है 4s का, ये क्या होता है कि एनर्जी प्राप्त करके, या फिर हम एक्साइट कह सकते हैं, एक्साइटमेंट में यानी कि एक्साइटेशन एनर्जी मिलता है इसको, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, डी के पास पहुँच जाता है, डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। यहाँ से उत्तेजित होकर के डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि डी जो है अब क्या हो चुका है, हाफ फील्ड हो चुका है। और अभी अभी हमने आपको बताया कि हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है देन कंपेयर टू अदर। हाफ फील्ड वाला यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है तो हम उसकी ओर बढ़ेंगे, ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम का पालन करेंगे, ठीक है, यानी कि n+ रूल का नियम का पालन करेंगे। ये भी हमारा हंट्स रूल के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो सर ये 4s के साथ ऐसा, तो ये तो फिर ख़त्म हो गया ना, इसका तो फिर एक इलेक्ट्रॉन आपने छीन लिया होगा, तो ये तो अनस्टेबल हो गया होगा। जी नहीं, s ऑर्बिटल का यदि आप शेप देखें तो ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो चाहे आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखिए, चाहे तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। 4s के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड है। 4s के केस में भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3d5 होने से ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है, यानी कि अर्धपूरित हो जाता है। तो इस कारण से क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपैरिजन टू अभी जो लिखवाया था इसका। तो ये क्या हो जाता है 4s1, और ये क्या हो जाता है 3d5। ये क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि ये क्या है, हमारे अपवाद की श्रेणी में गिनते हैं इनको। केवल 2 ही तत्व नहीं होंगे, और भी तत्व होंगे, जस्ट हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। हाई क्लास में जाओगे, यानी कि हायर क्लास में जाओगे तो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, बट इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब ऐसे ही क्रोमियम के बाद आता है हमारा फिर कौन, मैंगनीज। अब मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 25 में कहाँ भरोगे इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ पर भरेंगे सर। मैंगनीज के बाद आता है कौन हमारा, तो मैंगनीज के बाद आता है हमारा आयरन, एटॉमिक नंबर 26। तो एटॉमिक नंबर 26 कहाँ भरोगे, यहाँ 27 वाले को, यहाँ 28 वाले को, यहाँ, और 29 जिसका हमारा इंतजार था, कौन था वो, हमारा कॉपर। होना क्या चाहिए था इसका, 18 आप देख चुके हैं भरना। तो लास्ट में क्या होना चाहिए था, 4s2 और 3d9। देख पाइए 4s2 और 3d9, 2 4 6 8 और 1 9, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, राइट। 4s2 और 3d9 कुछ ऐसे होना चाहिए था। लेकिन 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्साइटमेंट में यानी कि एनर्जी को प्राप्त करके ये कहाँ चला जाता है, डी ऑर्बिटल के पास चला जाता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके डी ऑर्बिटल के पास चला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये 4s2 3d9 ना होकर के 4s1 3d10 हो जाता है। और अभी हमने आपको सिखाया था कि s ऑर्बिटल में चाहे एक इलेक्ट्रॉन रहे चाहे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाने से ये फुल फील्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, फुल फील्ड हो जाता है, यानी कि पूर्ण पूरित हो जाता है, पूरा तरीका से भर जाता है। तो हमें आपने अभी सिखाया कि ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सभी को बराबर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी तत्व होते हैं, तो हम उनके बारे में जानकारी नहीं लेंगे।
इसके यहीं तक समाप्त करेंगे, इसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब आगे हम जो भी लेक्चर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ जानना और सीखा, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और कुछ नया जानकारी मिला हो तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।